नमस्कार मेरे साथियों, लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी वर्तमान में एक भयंकर महामारी के रूप में चल रहे कोरोना की गाइडलाइन का आप उपयोग कर रहे होंगे और स्वस्थ रहने की कामना मैं आपके करता हूं। आज अपने क्लास की शुरुआत जो करने वाले हैं साथियों, मुख्य अपना विषय था कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है, लेकिन उससे पहले की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उन घटनाओं को देखना जरूरी है कि कैबिनेट मिशन क्यों आया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन बना और उसे कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ साथी ऑफलाइन क्लासें कहीं ले रहे हो, तैयारी में आप जुटे हुए हो, लेकिन वर्तमान स्थितियां जो प्रतिकूल काम कर रही है अपने, उन पे मैं कुछ दो लाइनों के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा और इस बात को ध्यान में रख करके आप तैयारी को रेगुलर रखेंगे। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी, तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए युवा। तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। इस प्रतिकूल स्थितियों में अपने आप को एक स्तंभ के रूप में आपको खड़ा करना है, एक मजबूती के साथ अपने आप को एक खड़ा करना है और उसके लिए आपके लिए माध्यम है ऑनलाइन, यानी घर बैठे आप एजुकेशन को आपका रेगुलर रख सकें। लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं आपके समय की महत्वता को समझता हूं, हम चलते हैं साथियों। अपना मेन टारगेट था आज का कि 1945 की कुछ घटनाएं, उन घटनाओं के कारण परिस्थितियां कुछ यहां तक पहुंची कि कैबिनेट मिशन को आना पड़ा। मुख्य जो बातें हम देखेंगे, हमने पीछे पढ़ा था उससे आगे, तो आता है एक तो रिवोल्ट, कैबिनेट मिशन और भारत में आम चुनाव, ये सारी चीजें मुख्य तौर पे आती हैं। हम एक एक करके बाई दबाई इनकी बात करेंगे साथियों। सबसे पहले विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व स्तर पर देखा जाए तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की एक प्रमुख घटना 1945 के इतिहास में देखी जाए तो विश्व स्तर पर एक सबसे बड़ी घटना है। और वो घटना यह है साथियों कि आप भली भांति इस चीज से परिचित हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था। उन सब के बीच में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमला कर दिया जाता है और जापान के 2 शहर तहस नहस हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। बताना चाहूंगा साथियों कि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर हिरोशिमा, जिसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमले के कारण नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। 9 अगस्त 1945 को जापान के एक दूसरे शहर, जापान का एक दूसरा शहर
नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला कर दिया जाता है और वह शहर तहस नहस हो जाता है। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो जाता है। अब परमाणु हमला अमेरिका कर रहा है, तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के आता है वो अमेरिका आता है। अमेरिका जीत जाता है और एक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आता है। हालांकि जो मित्र देश थे वो भी जीते, लेकिन जीतने के बाद भी वो हार गए, क्योंकि उनकी शक्तियां कमजोर हो गई, मनोबल गिर गया, सहयोग टूट गया। इन सब के कारण उस समय 2 शक्तियां उभर करके आती है, जिनमें से एक है अमेरिका। साथियों, 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। मैंने अभी बताया कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया जाता है, जिसके कारण दोनों शहर तहस नहस हो जाते हैं और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 2 सितंबर 1945 को। दूसरी मुख्य घटना जो है वह है कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं उस समय वहां ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 पार्टियां थी और अभी भी वही है। एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। साथियों, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो चर्चिल था, वहां का पीएम था और वो कंजर्वेटिव पार्टी से था। लेकिन 1945 के अंदर जो ब्रिटेन में पुनः चुनाव होते हैं, उन चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी जीत जाती है। लेबर पार्टी जीत तो गई, लेकिन उसका पीएम कौन होगा? तो लेबर पार्टी के पीएम के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताएंगे क्लेमेंट एटली। यानी ये जो महाशय आपको दिखाई दे रहे हैं यहां फोटो के माध्यम से, ये महाशय है चर्चिल, क्लेमेंट चर्चिल। क्लेमेंट ये चर्चिल है। कंजर्वेटिव पार्टी जो आपकी थी, पूछा जा सकता है प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश में किसका शासन था? तो कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था और उसके पीएम संरक्षक जो थे मुख्य वो थे चर्चिल। ये वहां से जिनकी फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह है चर्चिल साहब। वह चर्चिल साहब क्या फोटो खिंचवाई है आपने। लेकिन ये वहां से हार जाते हैं और लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है और उसके नए पीएम के रूप में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनकी फोटो आप लोगों को यहां दिखाई दे रही है। यह है लेबर पार्टी के प्रमुख क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, वेरी वंडरफुल क्लेमेंट एटली। लेकिन ध्यान देना, हमें स्वतंत्रता बहुत जल्दी मिल जाती अगर लेबर पार्टी पहले होती, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले लेबर पार्टी का रवैया उपनिवेशक जो थे उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और सरल था। तीसरी जो बात साथियों आपके सामने निकल के आती है वह है भारत में आम चुनाव। दिसंबर 1945 में भारत के अंदर आम चुनाव होते हैं और वो चुनाव उसी पैमाने पर होते हैं जिस पैमाने पर 1937 के अंदर भारत में चुनाव हुए थे। और वो चुनाव पूछ लिया जाए, आप पूछें बोले सर वो चुनाव किस प्रकार से होते हैं, तो साथियों वो चुनाव केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के रूप में दिसंबर 1945 में चुनाव होते हैं। और नतीजा यह होता है कि इस चुनाव में
कांग्रेस बहुमत से जीत जाती है, लगभग सीटों का 90% बहुमत कांग्रेस को जाता है। हालांकि रिजर्व सीटों में से अधिकांश सीटें मुस्लिम लीग ने हासिल की। भारत में 11 जो प्रांत थे उनमें से 2 में मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की। और उस समय जो पाकिस्तान के विभाजन का बीड़ा मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने उठा रखा था, कहीं ना कहीं उसको इस जीत से एक मजबूती मिली। एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से मुस्लिम जो वोट थे उनको एक जगह बांधने का काम किया गया, उनका सहयोग प्राप्त करने का काम किया गया है। विस्तार से चर्चा हम इनके आगे और करेंगे। अभी तो यही जानना, दिसंबर 1945 में जो चुनाव होते हैं वो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के रूप में होते हैं। साथियों, 1945 की सबसे प्रमुख घटना के रूप में जिसको गिना जाता है और जिसे बहुत बार प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं वो है रिन रिवोल्ट। रिन रिवोल्ट रिन रिवोल्ट क्या है? अंग्रेजी में साथियों इसको देखें तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, भारतीय नौसेना विद्रोह। मुख्य घटना 1945 की है ये कि भारतीय नौसेना जो थी उसमें उसने विद्रोह कर दिया था। अब आप जानते हैं कि जो नौसैनिक होंगे वो किसी न किसी शिप में, जहाज में होंगे और उस जहाज के अंदर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। यह कब किया गया? 18 फरवरी 1945 को भारतीय नौसेना द्वारा एक विद्रोह कर दिया गया। कहां किया गया? तो यह मुंबई के अंदर किया गया साथियों। और जिस जहाज के सैनिकों ने यह विद्रोह किया था उस जहाज का नाम इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उस जहाज का नाम है HMIS तलवार। HMIS तलवार जहाज के सैनिकों ने यह विद्रोह किया। HIMS तलवार जहाज के कमांडर उस समय थे FM किंग। इसका रीजन क्या था साथियों? हर एक कार्य के पीछे रीजन होता है, कारण होता है, अहम भूमिका होती है। क्या रीजन था, क्या कारण था कि जिसकी वजह से भारतीय नौसेना ने विद्रोह किया? मुख्य रूप से इसके 2-3 कारण हैं, बाकी कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो एक इसी जहाज का सैनिक HIMS सैनिक जहाज का जो सैनिक था तलवार का, उसने जहाज के सभी दीवारों पर लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उससे अंग्रेज बहुत ज्यादा नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और कड़ी यातनाएं उनके साथ वालों को दी गई। और दूसरा कारण, यानी उसको जेल में डाल दिया, उसके कारण आक्रोश था लोगों में। दूसरा कारण साथियों, जो खाना उनको दिया जाता था उस खाने में भेदभाव। अर्थात हम सरल भाषा में इसको यूं समझें कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको दिया जाने वाला भोजन अच्छे पकवान के रूप में और अच्छी क्वालिटी में, और जो भारतीय नागरिक वहां जो जहाज में सैनिकों के रूप में थे उनको दिया जाने वाला अलग। तीसरा कारण साथियों, FM किंग कमांडर द्वारा भारतीय सैनिकों के ऊपर जातिगत टिप्पणियां करना।
जातिगत टिप्पणियां उनके द्वारा किया जाना, उसके द्वारा इतनी भद्दी टिप्पणियां किया जाना जिनका यहां बयान नहीं कर सकते। कई बार शिकायत करने के बाद एफएम किंग द्वारा यह कहना कि भिखारियों को कभी तनख्वाह नहीं मिलती या भिखारियों से कभी बात नहीं की जा सकती। इस प्रकार की भद्दी नक्सलवादी टिप्पणियां उनके द्वारा करना भी इसका अहम कारण था। साथियों, जो इसे पूछा जाता है कई बार, नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, उस सैनिक का नाम जिस सैनिक ने HIMS तलवार के दीवारों पर यह लिख दिया था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों या अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसका नाम साथियों VC दत्त। VC दत्त नामक एक सैनिक था जिसने दीवारों पर यह लिखा था और उससे नाराज होकर अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया था। इन सभी कारणों के चलते भारतीय नौसेना ने यह विद्रोह किया। साथियों, महत्वपूर्ण जो घटनाएं 1945 की हैं, इन घटनाओं के कारण और ये जो भारतीय नौसेना विद्रोह था, इस नौसेना विद्रोह से ब्रिटिशों की जड़ें हिल चुकी थी, वो पगला चुके थे, वो मंडराने लग गए थे कि अब हमारा भारत में रहना मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिल में छेद करने का, उनकी जड़ें उखाड़ फेंकने का काम भारतीय नौसेना विद्रोह ने किया था। इससे आगे की घटना हम देखते हैं। इन सब के चलते परिस्थितियों को संभालने के लिए 1946 में मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद अपन देखते हैं इसके आगे की घटना। साथियों, इसी प्रकार से आप देखते रहें। साथियों, देखते रहना है, आपको चीजों को समझते रहना है, चीजें एक एक चीज को गहराई से समझना है, सोने के भाव तोलना है, बहुत काम में आने वाली चीजें। हालांकि समस्याएं आपको आएगी, नई चीजें समझने में दिक्कत आपको लगेगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। जैसा इन सैनिकों ने उनके पाबंदी में रहते हुए, उनके यहां नौकरी करते हुए अगर ये इतना कर सकते थे, तो आप लोग पढ़ाई में सब कुछ कर सकते हो। इन्होंने अंग्रेजों को बता दिया था, आंख से आंख मिला के कह दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। और आपको हार नहीं माननी है। देखिएगा, आगे हम चलते हैं इसमें। देखिएगा, आगे अपन देखते हैं 1945 के बाद कैबिनेट मिशन आता है। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इन चीजों के बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। हालांकि अगर आप लोगों को रेन रिवॉर्ड के बारे में विस्तृत अध्ययन चाहिए कि रेन रिवॉर्ड क्या था और इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में विस्तार से चाहिए, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। मैं उसके बारे में एक रेन रिवॉर्ड पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो लगभग 40 से 45 मिनट का बनने वाला है। वेरी इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों के लिए होगा। साथियों, अपन बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है। मार्च 1946 में आता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी उस समय तक जब चुनाव हो जाते हैं,
90% सीटें कांग्रेस जीत जाती है। रिजर्व सीटों में अधिकांश सीटें मुस्लिम लीग जीत जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास हो जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसका सहयोग लेने का काम हमने किया है और हमें एक मजबूती प्रदान की। इन सभी के कारण एक गतिरोध पैदा हो जाता है, संवैधानिक गतिरोध, जो मैंने पहले भी आप लोगों के सामने चर्चा की थी। सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे, इन सब से एटली सोचता है कि इनका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, इनका कोई तोड़ निकाला जाए, अन्यथा भारत जैसे संप्रदाय में हो रही है दंगे ब्रिटिश हुकूमत और बहुमत के लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तो क्लेमेंट एटली अपने ही कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजता है और उद्देश्य क्या रहता है? देखो, कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें जो 3 व्यक्ति उन्होंने भेजे थे वो उसी के कैबिनेट के मंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री के मीटिंग हॉल में रहने वाले मंत्री ही उसमें थे। उन्हीं को यहां इन सब के संशोधन हेतु भेजा गया था, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट के 3 मंत्रियों द्वारा एक मिशन लेकर के आना ही कैबिनेट मिशन कहलाया, जो मार्च 1946 में आता है। आने का उद्देश्य भारत के अंदर फैल रहे संवैधानिक गतिरोध का समाधान, यानी संवैधानिक गतिरोध फैला हुआ है। कांग्रेस कह रही है हमें संविधान चाहिए, संविधान सभा चाहिए। मुस्लिम लीग अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का कहना हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। तो क्लाइमेट एटली एक असमंजस स्थिति में फंस जाता है कि पहले इनको संविधान सभा बनाए, इनके लिए संविधान बनाए या एक पृथक राष्ट्र करें। तो मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि पहला उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोध का समाधान, यानी इसका समाधान किया जाए कि पहले संविधान का निर्माण किया जाए या पृथक राष्ट्र बनाए। दूसरा था संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान सभा का निर्माण किया जाए तो कैसे किया जाए, इस आंकड़े को कैसे सेट किया जाए। और तीसरा था अंतरिम सरकार। मेरे प्यारे साथियों, अंतरिम सरकार का तात्पर्य यहां यह नहीं है कि अंतिम सरकार भारतीय ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को भगाने में लगे थे, वो भगाना चाहते थे और ब्रिटिश वहां से उस समय भागना चाहते थे। दोनों का आंकड़ा एक जगह जाकर के रुकता था। लेकिन अगर अंग्रेज इस स्थिति में भारत को छोड़ करके जाते हैं तो उनकी बदनामी होती है। तो इसलिए जब अंग्रेज यहां से जाएंगे भारत को स्वतंत्र करके, तो वह सत्ता किसके हाथों में सौंप के जाएंगे। अंतरिम सरकार का मतलब मैं आप लोगों को परिचित करवा रहा हूं कि ऐसी सरकार जब भारत छोड़ के अंग्रेज यहां से जाएंगे तो सत्ता और शासन जिसके हाथों में सौंप के वो जाएंगे, वो सरकार अंतरिम सरकार। अब मेरे साथियों, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि चुनाव दिसंबर 1945 में हुआ, अंतरिम सरकार बनेगी तो बहुमत कांग्रेस का है, तो अंतरिम सरकार भी कांग्रेस की ही बनेगी। अंतरिम सरकार के लिए एटली और कैबिनेट मिशन भारतीयों से बात करते हैं और बात करने के बाद जो मुस्लिम लीग का मुद्दा था पृथक राष्ट्र, उसको अतार्किक बता करके अस्वीकार कर दिया जाता है। विस्तार से मैंने सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं उनको मैंने नोट्स के रूप में आप लोगों के सामने निरूपित किया है, ताकि आपको, मेरे साथियों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो।
हालांकि इसको और विस्तृत भी समझाया जा सकता है और विस्तृत में समझा सकता हूं, लेकिन समय की महत्ता को समझते हुए और समय थोड़ा शॉर्ट रहने के लिए फिर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं इसको विस्तृत समझा सकता हूं कि इससे पहले और क्या दिक्कत आई, क्या क्या वार्तालाप हुई। पहले मुस्लिम लीग ने हाँ कहा, कांग्रेस ने ना कहा, फिर कांग्रेस ने दूसरी मीटिंग के दौरान हाँ कहा और मुस्लिम लीग को भड़काया जाने के कारण उन्होंने ना कहा, और उसके बाद उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अंतरिम सरकार बनाई गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को संविधान सभा के गठन हेतु भारत भेजता है। नोट्स के रूप में मैंने निरूपित किया है। वो व्यक्ति थे जिनको उन्होंने भेजा था, वो पहला व्यक्ति था आपके सामने स्टेफर्ड क्रिप्स। जिन 3 व्यक्तियों को भेजता है उसमें पहला व्यक्ति है स्टेफर्ड क्रिप्स, जो उस समय जिस पदभार पे था उसका वो पदभार है ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। दूसरा है पी लॉरेंस जो भारत का सचिव था। और तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। वो उस समय भारत में नौसेना प्रमुख था। साथियों, मई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जो इस प्रकार से है, यानी मई 1946 में कैबिनेट मिशन एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है, लोगों को बताता है और आदेश देता है। उसमें 3 बिंदु मुख्यतः दिए जाते हैं। उन बिंदुओं को विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लियो साफ होगो काम। यही तो चाहिए था, अपना काम यहां बन गया। यानी मुख्य अपना एक पॉइंट था संविधान सभा, दूसरा स्वतंत्रता, पहला कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा की सदस्य संख्या साथियों, उन्होंने यह भी तय किया कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 होगी, जिसमें से 296 निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। वो मनोनीत सदस्य कहां से होंगे साथियों? जो मनोनीत सदस्य इसमें होते हैं साथियों, वो रियासतों से होते हैं। रियासतों के राजा उनको चुन के भेजते हैं, वो होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। साथियों, यहां मैं बता देता हूं, निर्वाचन यानी चुनाव होगा और मनोनीत उनको चुन करके डायरेक्ट भेजा जाएगा। चुनाव नहीं होगा, मनोनीत होगा, डायरेक्ट किसी राज्य के राजा के द्वारा चुनाव होगा। रियासतें होगी, वो रियासतें चुन करके भेजेगी। 10 लाख की जनसंख्या और संविधान के लिए एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या 38 करोड़ थी। यानी पहला उसका प्रकाशित की हुई रिपोर्ट के अनुसार पहला पॉइंट रहता है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। दूसरा, संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें निर्वाचित किए हुए 296 और मनोनीत 93 सदस्य होंगे जो रियासतों से होंगे। और 11 रियासतें मेरे साथियों, 11 रियासतें थी
और 11 रियासतों में से यहां मुख्यतः जो सदस्य चुन करके आए उसमें देखो अपन यहां बात करें कमिश्नरिस्ट जो रियासत है सीसीआर, सॉरी इसमें सीसीआर है अपने यहां कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र जो है यानी यहां इनको पृथक बताया गया है कि जो 389 होंगे, 389 कुल जो होंगे उसमें से 296 तो होंगे निर्वाचित और 93 होंगे मनोनीत। ये जो मनोनीत होंगे ये होंगे रियासतों से। और 296 जो होंगे उनके भी तो टुकड़े हो गए साथियों। यहां वो टुकड़े किस प्रकार से होते हैं देखो, 292 सदस्य तो होंगे प्रांतों से और 4 सदस्य जो होंगे वो होंगे सीसीआर से। सीसीआर यहां है, सीसीआर मेरे साथियों यहां है कमिश्नरी क्षेत्र। और कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य होंगे वो कहां कहां से होंगे देखो, 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं साथियों, सीसीआर के 4 सदस्य मैं देखो याद आपको करवा देता हूं। मैं चाहूं तो एक नोट्स के रूप में लाइनों में लिख दूंगा और मजबूरन याद भी करना पड़ेगा क्योंकि अपनी मजबूरी है, अपनी को आवश्यकता है इसकी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसे याद करना कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में आप साथियों, जिंदगी में नहीं भूलोगे। और जिंदगी किसे कहते हैं, जिंदगी की परिभाषा में आप लोगों के माध्यम से चाहूंगा, जो हम जी रहे हैं क्या वो जिंदगी है, तो मैं कहूंगा नहीं। पैसे जिंदगी है नहीं। जिंदगी की एक स्पष्ट परिभाषा किसी महापुरुष ने दी है कि जिंदगी एक अभिलाषा है। क्या गजब इसकी परिभाषा है, निखर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई तो तमाशा है। ए बी सी और डी ये आप याद रखिएगा। 4 रियासतें थी, जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला था ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। मेरे ख्याल से अब ये चीज आप नहीं भूल पाओगे। मैं ऐसे लिखवा देता कि अपने जो कमिश्नरी क्षेत्र है वो लिखवा देता अजमेर मेरवाड़ा है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है, दिल्ली है। याद रहता या नहीं रहता, लेकिन ए बी सी डी, ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। अब भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी। शेष रही बात, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट मारिएगा, नोट्स के रूप में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली चीज है। इसके आगे की विस्तृत बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और क्या सुधार की इसमें आवश्यकता है, क्या संक्षिप्त और गहराई से विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, क्या नोट्स में कोई और आपको कमी लग रही है,
तो वो चीज आप मुझे जरूर बताएं। आपके सहयोग की अपेक्षा मैं करूंगा और प्रत्येक के कमेंट का इंतजार करूंगा। मेरे साथियों जो भी वीडियो देख रहे हो, प्रत्येक का एक एक कमेंट में चाहूंगा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि चुनाव हुए, उसमें कितनी सीटें किसको मिली, किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया, ये विस्तृत बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।